चल, तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं बर्ड सेवर्ट्स लॉ। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, मजा आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से फॉर्मूले पढ़ना। हाँ, एक चीज जो मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बर्ड सेवर्ट्स लॉ में, वो है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। जैसे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको फॉर्मूले आने चाहिए, है ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होती है 2k लैम्डा बाय आर, फाइनाइट की वजह से साइन कोस में आया था, है ना। परपेंडिकुलर टू द वायर, पैरेलल टू द वायर, दो दो कंपोनेंट आए थे। तो बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सेम बर्ड सेवर्ट्स लॉ जब जो आज हम डिराइव करेंगे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन कैसे करनी है उनकी वो भी पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो। तो कल हम लोग कहां पे थे? हमने बर्ड सेवर्ट्स लॉ की डेफिनेशन देखी थी कि क्या बताता है वो। तो बेसिकली बर्ड सेवर्ट्स लॉ बताता है छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड दैट वाज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस आर अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब वेक्टर के आगे मोड़ लगाना है, वो वैसा लगा लो, सीधा लिखना है, सीधा एक ही बात है। ये वेक्टर फॉर्म में फील्ड आती है आपकी, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज पता चलती है, डीबी वेक्टर की वही डायरेक्शन है जो डीएल क्रॉस आर की है, वेयर डीएल इज करंट एलिमेंट, जिसकी डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है वही होगी, और आर वेक्टर जो है वो आपका डिस्टेंस वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर, कहां से? करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए वहां का डिस्टेंस। तो आपको बेसिकली डीएल क्रॉस आर करना आना चाहिए। उसका मैं एक छोटा शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक और रूल क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उससे करो, और जो पहले से सीखा हुआ है टॉर्क वगैरह में उससे करना है उससे करो। फिंगर्स कर्ल करके थंब डायरेक्शन बताएगा, वो आपकी इच्छा, आपको जिससे करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो dB कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, पूरा सॉल्व कर लिया था हमने कल, dl साइन थीटा, और एक आर ऊपर आएगा, नीचे आर क्यूब, तो ये बन जाता है आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज, और जनरली हम यही यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो हम वैसे भी अपने आप निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। आज देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, अलग अलग अरेंजमेंट्स की, समझ रहे हो? अलग अलग अरेंजमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी निकालते हैं हम लोग, ठीक। चल करें। चल अब ध्यान से सुनना। हाँ, वो करने से पहले एक बार मैं क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करवा देता हूं। कल मैंने आखिरी के 2-3 मिनट में थोड़ा सा बताया था, पर थोड़ा सा और देखते हैं 2-3 मिनट और, ठीक है। वैसे आता ही है लगभग सबको क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो कैसे निकालते हैं? जैसे कल मैंने क्वेश्चन बताया था कि मान लो ए वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, ये याद रखना, क्रॉस और डॉट। और बी वेक्टर ऐसा है, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड बी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो सी वेक्टर किधर होगा? वेयर सी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको एक खासियत पता होनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का एक नया वेक्टर देता है। पहली चीज, वो जो नया वेक्टर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा याद रखना। मतलब दिस सी वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये पता होगा वैसे सबको। चलो अब ध्यान से देखो, ए बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जाता हुआ, तो क्या सी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? मतलब ए जेड के अलोंग आपका, तो सी उसके परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई प्लेन में आएगा आपका, ठीक। और एक्स वाई प्लेन में कैसे आएगा? सी बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्स वाई प्लेन में, मतलब बोर्ड के प्लेन में, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, क्योंकि वो बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब दो पॉसिबल डायरेक्शन है, अब ये कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? ए बी, ए क्रॉस बी करो नीचे की तरफ, आता है ना ये सब, ठीक है। ए अंदर, बी ऐसा, ए क्रॉस बी करो तो थंब नीचे आएगा, थंब ऊपर आता तो ये वाली डायरेक्शन। सो दिस विल बी योर सी वेक्टर विच इज ए क्रॉस बी। आती है सबको? ये सबको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम डीएल क्रॉस आर करेंगे बस। ए वेक्टर मतलब डीएल वेक्टर, बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। इसी से हमको फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, और फील्ड की डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉयड सेवर्ट्स लॉ। मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। डायरेक्शन आनी चाहिए, डायरेक्शन हल्की सी भी गलत हुई पूरा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। करें आगे। चलो अब ध्यान से देखो, चलो 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 अब देखो। हाँ, तो अब निकालना सीखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। धीरे धीरे और क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वैसे आता ही होगा सबको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते उस पर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
अब फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट के लिए भी पढ़ेंगे, पहले फाइनाइट के लिए जनरल रिजल्ट निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सैवर्ट्स लॉ, कि बॉयड-सैवर्ट्स लॉ का यूज कैसे किया जाता है फील्ड निकालने में। एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, एप्लीकेशंस बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी पढ़ेंगे, सिर्फ फाइनाइट वायर नहीं, इनफाइनाइट वायर, फिर रिंग पढ़ेंगे, एक्सियल पॉइंट, सेंटर, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। और सब किससे करेंगे, बॉयड-सैवर्ट्स। फिर सब किससे करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, कल मैंने लिखवाया भी था, जैसे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, एक जनरल से हमने किया था और दूसरा हमने किया था गॉस लॉ से, सेम यहाँ पे भी दो लॉ आते हैं आपके, एक बॉयड-सैवर्ट्स विच इज जनरल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक, करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहला रिजल्ट आएगा अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है। लर्न द रिजल्ट्स, और एप्लीकेशन एडवांस वालों को देखनी है कि कैसे हमने अप्लाई किया, क्योंकि एडवांस कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। नीट वाले रिजल्ट भी याद रखेंगे चलेगा, क्योंकि उनमें डेरिवेशन से क्वेश्चन निकालना नीट वाले नहीं निकालते डेरिवेशन से, पर एडवांस वाले डेरिवेशन में से भी क्वेश्चन निकाल देते हैं, तो उनके लिए, उसके लिए उनको डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट सबको लर्न होने चाहिए, कोई भी बच्चा हो। करें स्टार्ट, चलो। तो ये है हमारी एक फाइनाइट वायर जिसमें आई करंट दौड़ रहा है, क्या ये न्यूट्रल है, बिल्कुल बताया था ना कल। न्यूट्रल क्यों है, चार्ज तो दौड़ रहा है नो डाउट, ठीक है, पर न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि चार्ज कब आता है किसी भी, मान लो इस वायर पे चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या ऐड होंगे तब चार्ज आएगा, वो थोड़ी ना हो रहा है इसमें, ठीक है। तो दिस वायर इज अनचार्ज, ये मैंने कल भी बताया था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक। चलो, अब कैसे निकालनी, अब ध्यान से सुनना। सपोज ये है मेरा P पॉइंट जिस पे मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। ये R कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, ये ध्यान देना, रिजल्ट में भी आएगा। चलो D लेते हैं, क्योंकि बहुत सब बुक्स में D में ही दिया है उसने। सो D इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, जैसे उसमें था, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 के लैम्डा बाय आर, आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, याद है, इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट के लिए भी साइन और कॉस में आया था, पैरेलल परपेंडिकुलर, रिजल्ट देख लेना, वहां पे करवाए थे मैंने, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, फील्ड किधर होगी वो थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, निकालना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बॉयड-सैवर्ट्स में आपके लिए यहां लिख देता हूं, छोटी सी फील्ड dB दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई into IDL sin theta upon r square, where theta is angle between DL vector and R vector, ठीक, करें। चलो अब ध्यान से देखना, दिमाग खुला, आंखें खुली, सोचना, खुद भी सोचना कि कैसे किया तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखो अब ध्यान से, सपोज ये मैंने करंट एलिमेंट लिया, ठीक है, करंट कैसा दौड़ रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक, चलो सही है, थोड़ा और ऊपर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। सपोज ये मैंने लिया आपका करंट एलिमेंट, ठीक, कितनी लेंथ, dy, सेंटर से कितना ऊपर, मतलब यहां से कितना ऊपर, y डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर नहीं है, मतलब यहां इस पॉइंट से कितना ऊपर आपका y डिस्टेंस, ठीक, लेंथ कितनी इसकी dy, y लिया तो dy, x लिया तो dx, ये सब तो पता ही होगा आपको। चलो, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका r, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में जो r है दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस ये r, बराबर। चलो, अच्छा, अब बात करते हैं डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो अब ध्यान से, सो दिस विल बी योर डीएल वेक्टर, दिख रहा है, जो करंट की डायरेक्शन वही डीएल वेक्टर की, एंड दिस इज योर आर वेक्टर, यही तो होगा, और ये आपका पॉइंट P। तो बताओ P पे फील्ड इस dl की वजह से किधर होगी, सो दैट फील्ड विल बी सेम एज दैट ऑफ dl क्रॉस r। ये सिर्फ मैं फील्ड की बात कर रहा हूं कि डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, dl क्रॉस r की। करो dl क्रॉस r, आता है करना, dl r दोनों प्लेन के अंदर है, तो dl क्रॉस r प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, dl क्रॉस r किधर आएगा, ये होता तो बाहर की तरफ, ये है तो अंदर की तरफ, अरे आएगा, देखो ना, dl क्रॉस r किधर आ रहा है, अंदर, तो P पे फील्ड किधर होगी आपकी, अंदर, दैट इज dB की डायरेक्शन, छोटी सी फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब खुद सोचो, ऐसे कितने भी करंट एलिमेंट आप लोगे, dl r, जब dl क्रॉस r सब में करोगे क्या सबकी फील्ड अंदर आएगी,
समझ में आ रहा है? तो नेट फील्ड जब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या सीधा इंटीग्रेट करके लिख देंगे कि नेट फील्ड अंदर आएगी? बिल्कुल, मतलब इस पूरी वायर की वजह से फील्ड किधर आएगी? अंदर। करंट किधर दौड़ रहा है? ऊपर। अगर करंट नीचे दौड़ता तब किधर आती? बाहर की तरफ। तब डीएल आपका ऐसा हो जाता। समझ पा रहे हो? तब डीएल ऐसा, आर कैसा? ऐसा, क्योंकि करंट नीचे दौड़ रहा है तो डीएल ऐसा हो जाता आपका। आर ऐसा है अभी भी, तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर, फील्ड आती बाहर। अब इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आने चाहिए कि वो, तो फील्ड कौन देगा हमेशा आपको? डीएल क्रॉस आर। जो डीएल क्रॉस आर डायरेक्शन बता रहा है वही आपकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि पूरे हर एक एलिमेंट के लिए सेम होगी वो डायरेक्शन, तो सबकी ऐड हो जाएगी तो फील्ड सबकी एक ही डायरेक्शन में। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि फील्ड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है, पर वो अलग अलग अरेंजमेंट्स जब हम पढ़ेंगे, वो थोड़ी देर में आपको एक क्वेश्चंस में दिख जाएगा वो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहां तक? तो सबसे पहली चीज तो मुझे पता चल गई कि डीएल क्रॉस आर से जो फील्ड की डायरेक्शन आ रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब अंदर की। क्रॉस क्यों लगाया? अंदर की तरफ। डॉट लगाता तो बाहर की तरफ। तो सबसे पहली चीज तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन किधर आई आपकी? अंदर की तरफ। ये सबको आना चाहिए निकालना। एक रूल और बताऊंगा, उससे और जल्दी होगा। ठीक है, श्योर है, उससे और जल्दी होगा, पर मुझे लगता है मैथ वालों को ऐसा आता होगा क्योंकि वो लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, नीट वालों को भी टॉर्क में मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये सब। ठीक है, यहां तक? चलो, अब मेरा काम बचा मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि मैं डायरेक्शन तो निकाल ही चुका हूं। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्शन उसकी, मैग्नीट्यूड की। चलो, अब बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखो सब लोग। सपोज ये जो मैंने एलिमेंट लिया है ये थीटा एंगल पे लिया है, ठीक, और ये थीटा, तो ये आपका कितना? डी थीटा। अगर आपने एक चीज गौर की होगी तो इसमें दो दो वेरिएबल हैं आपके, वाई भी और थीटा भी, तो आपको उनको किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, है? और ये डिस्टेंस आपका कितना है? आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब यूज करते हैं बर्ड सेवर्ट्स लॉ। अब ध्यान से सुनना, बर्ड सेवर्ट्स लॉ क्या बोलते हैं? छोटी सी फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीबी, दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज इनटू करंट आई, वो तो आई ही है, इनटू डीएल। डीएल मतलब करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी ली है मैंने? डी वाई, तो आई डी वाई इनटू साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, थीटा किसके बीच में एंगल था? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल, पर मैंने यहां पे थीटा ये लिया है। ठीक, मेरा डीएल ऐसा, आर ऐसा, मतलब ये, ध्यान से देखो, मैं यहां पे पैरेलली बना रहा हूं, ऐसे ही है ना? हाँ, तो ये एंगल मैंने लिया थीटा, ये था मेरा डी, ये था मेरा वाई। ठीक, पर मुझे एंगल किस में चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ज्योमेट्री आती है लगानी? थीटा 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, और ये टोटल 180 होगा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी 90 प्लस थीटा। मतलब इस क्वेश्चन में जो मेरा थीटा है, जो फॉर्मूले में थीटा बर्ड सेवर्ट्स के, दैट इज 90 प्लस थीटा। ये दोनों तरफ थीटा थीटा देख के कंफ्यूज मत हो जाना, या फाई लेना है फाई ले लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तब 90 प्लस फाई हो जाएगा, चलेगा? चलो, वैल्यू डालो, साइन थीटा एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, दैट विल बी 90 प्लस थीटा। कोई समस्या? अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो तो मैंने आर ही लिया है, दैट विल बी आर स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल उठता है, सर आर को वाई में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन राइट साइन थीटा ऑपोजिट, दैट इज वाई, अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज आर। तो आर कितना हो गया बोलो? दैट इज वाई अपॉन साइन थीटा, मतलब वाई कोसेक थीटा। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है? सो डीबी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा, 90 का ओड मल्टीपल तो साइन कॉस में, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, सो दैट विल बी कॉस थीटा, अपॉन आर स्क्वायर। आर इज डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट, दैट इज आर, वो मैंने डायग्राम में देखो आर लिया था यहाँ पे, ठीक है, और वो चेंज कर दिया मैंने वाई के टर्म में, सो दैट इज वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहां तक नहीं है? अच्छा, अब आगे देखो, कुछ और चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो दो वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है हमारे पास और थीटा भी वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है? तो कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, इसको आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, चलो इसको आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है, चेंज नहीं करते। अच्छा, अब देखो मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं यहां से, टेंजेंट थीटा दैट इज वाई बाय डी,
दिख रहा है टेन थीटा वाई बाय डी, तो वाई कितना हो गया आपका डी टेन थीटा, ठीक। तो डी वाई कितना हो गया बोलो, डिफरेंशिएशन करो वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, सो डी वाई बाई डी थीटा दैट विल बी डी कांस्टेंट, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो डी वाई यहां से कितना आ गया डी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही आएगा। अरे बोलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो डी बी मेडिकल वाले लोग स्पेशली ध्यान दो, ये डिफरेंशिएशन कैसे किए, ज्योमेट्री कैसे यूज की, क्योंकि फाइनली आपको रिजल्ट याद करना है। सो डी बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, आई डी वाई को क्या डाल दें डी सिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलो आर को भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डी की फॉर्म में, कैसे, इसी ट्रायंगल से क्या मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा, दैट इज, इसको मत यूज करो, इसको यूज मत करो, क्या करें इस ट्रायंगल से cos थीटा यूज करते हैं, सो cos थीटा कम्स आउट टू बी d अपॉन r, बिल्कुल सही। तो r कितना हो गया d अपॉन cos थीटा, दैट विल बी d सीकेंट थीटा। अब हाँ अब सही, अब कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो गया बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी सीकेंट स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर विच इज d स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dy को मैंने क्या डाला d सीकेंट स्क्वायर थीटा, साथ में d थीटा भी है, तो ये d थीटा चलता जाएगा आपका, आता होगा ये सब, इतना तो अब इंटीग्रेशन सीख चुके हो, एक d से एक d गायब, ठीक। तो अब ध्यान से इतना नोट कर लो, चलो अब आगे देखो, सो db सिंप्लीफाई होके आपका कितना आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी कोस थीटा डी थीटा, रिजल्ट आने वाला है बस। अच्छा अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों किया आपने, r को d में चेंज क्यों कर दिया, dy को चेंज क्यों कर दिया। अच्छा dy को चेंज करना हमारी मजबूरी थी, बिकॉज db की इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स थे और कभी भी दो दो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये पता होगा आपको। क्यों, y भी तो आपका वेरिएबल है, क्योंकि एलिमेंट कहीं भी जा सकता है आपका, तो y भी वेरिएबल है, और ये जो एंगल बना रहा है एलिमेंट थीटा, ये भी वेरिएबल है आपका, तो एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल थे, तो इसलिए मैंने dy को चेंज किया d थीटा में, वो तो चलो ठीक है, dy d सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया था। अब r को d में क्यों चेंज किया, क्योंकि मेरे को फाइनल रिजल्ट में d ही चाहिए, वेयर d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यही दिया होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r तो ऐसे ही है ना, r तो चेंज होता जाएगा आपका, ये करंट एलिमेंट आप यहां ले लोगे तब r कुछ और हो जाएगा, ठीक है, पर d तो फिक्स रहेगा ना आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसलिए पूरे को मैंने d में चेंज किया, समझ में आ गया। सो दिस इज बेसिकली द स्मॉल फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, पर क्या मुझे पूरी वायर की वजह से चाहिए, सो पूरी वायर की वजह से इसका इंटीग्रेशन, तो नेट फील्ड विल बी इंटीग्रेशन डीबी, कॉन्स्टेंट्स बाहर लो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये सब कुछ कांस्टेंट है, अंदर किसका इंटीग्रेशन बचा cos थीटा डी थीटा, अब समझ में आया क्या, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन है इसका तो। हाँ अब सवाल उठता है सर लिमिट, तो थीटा की लिमिट अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, सपोज अपर एंड जो है वो इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है थीटा 1, ठीक, और लोअर एंड जो है वो यहां पे एंगल बना रहा है थीटा 2, कौन सी लाइन के साथ, ये परपेंडिकुलर वाली, ये तो इसके ऊपर एंगल बन रहा है थीटा 1 और इसके नीचे एंगल बन रहा है थीटा 2, मतलब अगर मैं अलग से बनाऊं, ये d है आपका, तो ये एंगल है थीटा 1 एंड दिस एंगल इज थीटा 2, समझो क्या किया, समझ में आया, क्योंकि थीटा की लिमिट डालनी है ना, तो थीटा मतलब ये लाइन जो है वो करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, तो करंट एलिमेंट सबसे टॉप पे जब जाएगा तो ये लाइन, ये डी वाली, ये करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा 1, ठीक है, और सबसे बॉटम पे जाएगा तब कितना एंगल बनाएगी थीटा 2, सही है यहां तक। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कहां से, लोअर से अपर। अब एक चीज और ध्यान दो, लोअर वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहां से कैलकुलेशन कर रहे हो, यहां से अपर तक एंगल बन रहा है थीटा 1, यहां से जब लोअर पे देखोगे तो थीटा 2, पर कैलकुलेशन यहां से है, और यहां से आप नीचे जा रहे हैं, तो यहां से जब आप नीचे जा रहे हैं तो एंगल की वैल्यू आएगी नेगेटिव, सो माइनस थीटा 2 से लेकर टॉप तक, दैट इज प्लस थीटा 1, अच्छे से समझो डेरिवेशन, ठीक है। चलो अब क्या हो गया बोलो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, आंसर आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा की जगह थीटा 1 माइनस साइन के साथ
लोअर लिमिट साइन माइनस थीटा टू, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक माइनस लोअर लिमिट के साथ, तो प्लस साइन थीटा टू. This is the magnetic field due to a finite wire at point P which is at a perpendicular distance d from the wire. D फॉर्मूले में जो आया that is your perpendicular distance. थीटा 1 जो फॉर्मूले में आया है that is टॉप जो है वो P पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, कौन सी लाइन से मेजर करना है, ध्यान देना, ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर वाली लाइन, परपेंडिकुलर टू द वायर. सिमिलरली थीटा 2 कौन सा एंगल है, जो बॉटम एंड जो एंगल बना रहा है पी पॉइंट पे, और कहां से मेजर होगा, इसी सेम परपेंडिकुलर लाइन से. तो परपेंडिकुलर लाइन से बॉटम एंगल थीटा 2, परपेंडिकुलर लाइन से टॉप एंड थीटा 1. समझ गए. सो फाइनल फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ finite wire at a perpendicular distance d is equal to mu naught I by 4 pi d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. अब इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कल मैंने बताया था 10 की पावर -7. अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको. आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, थीटा 1 अभी बता दिया, और थीटा 2 क्या है वो भी बता दिया. ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कैसे है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले डेरिवेशन अच्छे से समझो. तो सिंपल सा फंडा है, बस दिमाग एकदम खुला रख के एकदम ठंडे दिमाग से सोचना क्या कि हमको लगाना है बॉयड सावर्ट्स लॉ. उसमें हमको 3-4 चीजें चाहिए होती है. सबसे पहले करंट एलिमेंट, ठीक, फिर करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में डिस्टेंस, वेयर आर करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस. ठीक है, अब मैंने यही एंगल थीटा ले लिया. तब ये एंगल थीटा क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसकी लिमिट डालनी थी, इसलिए मैंने ये एंगल थीटा ले लिया. पर मुझे एंगल चाहिए डीएल और आर में, तो मैंने ज्योमेट्री से निकाला 90 प्लस थीटा. तो फॉर्मूला यूज करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल करंट एलिमेंट की लेंथ डी वाई इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 90 प्लस थीटा. सही है यहां तक, अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर, वो मैंने आर ही माना है, तो आर स्क्वायर. कोई डाउट यहां तक. अच्छा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब मुझे दो वेरिएबल इसमें दिखे, वाई भी थीटा भी, तो मैंने किसी एक में चेंज करना है. तो मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकाली. कैसे यूज किया था याद है ना, इस ट्रायंगल से, ये जो मैंने बनाया है, इससे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये बाई ये, दैट इज वाई बाई डी. तो वाई कितना आया था, डी टेन थीटा. डिफरेंशिएशन क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, डी सेक स्क्वायर थीटा. आता है ना टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन. सो डी वाई कितना हो जाएगा, डी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, वही डाला, डी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कोस थीटा पहले से, अपॉन आर स्क्वायर. अब मुझे आर भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आर तो लगातार चेंज होगा, पर एक चीज जो चेंज नहीं होगी, दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. तो आर को मैंने डी में चेंज कर दिया, डी सेकेंड थीटा, ज्योमेट्री लगाई और कुछ नहीं. तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर मर गया, डी से डी स्क्वायर एक कैंसिल, तो क्या बचा आपका, छोटी सी फील्ड डीवी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी. अब ये मुझे अच्छे से पता है कि सर इसमें ये चीज कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरिएबल है. हाँ, तो पूरे की वजह से फील्ड, पूरी वायर की वजह से, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी. तो कितना आ गया, कांस्टेंट्स बाहर लिया, कोस थीटा डी थीटा बचा. अब बात आती है लिमिट डालने की. तो थीटा की लिमिट, थीटा मैंने क्या माना है बोलो, करंट एलिमेंट जो एंगल बना रहा है, और कौन सी लाइन से मेजर हो रहा है, इस परपेंडिकुलर जो मैंने ब्लू से बनाई है. तो ये एलिमेंट कहां से कहां तक जाएगा, नीचे से ऊपर तक. तो जब नीचे जाएगा तब मैंने एंगल मान लिया थीटा 2, जब सबसे ऊपर जाएगा तब मैंने एंगल मान लिया थीटा 1. अलग से भी मैंने बनाया है, दिख रहा है सबको. जब ये करंट एलिमेंट सबसे नीचे आएगा तब एंगल थीटा 2, जब सबसे ऊपर आएगा तब एंगल थीटा 1. कोई समस्या है यहां तक. अच्छा, अब सवाल उठता है सर ये माइनस साइन क्यों लिया. देखो ये शायद आप पढ़ चुके होगे, मैंने रोटेशन में भी पढ़ाया था, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो नहीं था, उसमें था आपका सेंटर ऑफ मास वगैरह में, कहीं तो यूज हुआ था कि जब हमने लिमिट ली थी सेमी सर्कुलर के लिए, है ना. तो अब देखो यहां से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां से आपको नीचे आना पड़ रहा है, तो इसलिए माइनस साइन लिया, और ऊपर जा रहे तो प्लस साइन. तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1. अब लिमिट डाल ली, फाइनल आंसर. ठीक, तो नोट कर लो. तो फाइनल आंसर जो आपका आया, मैं यहां पे अब समराइज करता हूं, उसका यूज कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन देखेंगे. देखो अब ध्यान से, तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, अगर ये मेरे पास कोई फाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट दौड़ रहा है, इसकी वजह से अगर आपको पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो पी पॉइंट पे फील्ड पहली बात तो अंदर होगी, क्रॉस लगाया, और कितनी होगी, दैट फील्ड विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी
into sin theta 1 plus sin theta 2, where theta 1 is top end जो P पॉइंट पे एंगल बना रहा है, which will be measured from the perpendicular line, ठीक है, ये वाली लाइन, और थीटा 2 जो बॉटम बना रहा है वो. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एकदम सिंपल. ठीक, ये P पॉइंट है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री. क्वेश्चन आते हैं इसके भरे हुए होंगे आपके बुक्स में. क्वेश्चन है P पे फील्ड कितनी होगी और किधर होगी. तो किधर होगी वो तो डीएल क्रॉस आर से चेक कर लो. देखो डीएल क्रॉस आर अंदर. एक रूल और बताऊंगा उससे भी कर सकते हो. सो पहली चीज तो फील्ड होगी अंदर, कितनी होगी, म्यू नॉट, करंट आई दौड़ रहा है, ठीक है, 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये भी ठीक है, इनटू साइन थीटा 1 टॉप एंड जो एंगल बना रहा है P के साथ, और कैसे मेजर होगा, इस लाइन से, दैट इज 60 डिग्री, प्लस साइन थीटा 2. अब बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सर ये एंगल तो नीचे है तो ये -30 लिखना चाहिए थीटा 2 को. माइनस साइन लेके ही तो हमने ये रिजल्ट निकाला है, समझ रहे हो, हमने लाइन से जो नीचे एंगल था उसको माइनस लेके ही ये रिजल्ट निकाला है, तो आपको अब साइन नहीं लेना है. सो दैट विल बी साइन 30. अब वैल्यू डालो, अजीब सा आंसर आएगा, ठीक है, आ जाएगा, कर लोगे. दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी √3 प्लस 1/2. ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ. ठीक है, अब उसके लिए आपको रिजल्ट्स आने चाहिए. रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो आप नहीं कर सकते. फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो भी आपको आनी चाहिए. दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलो सही है, आया मजा. फिर से डेरिवेशन को देखो. मुझे लग रहा है मतलब इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए बच्चों वाली चीज है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, वेक्टर पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं. मेडिकल वाले लोगों को मैंने बोला वो सिर्फ रिजल्ट भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ एडवांस वाले बच्चों को डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी वो घुमा सकता है, तो आपको डेरिवेशन क्लियर होगी तो घुमाया हुआ क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं. पर नीट में कभी नहीं घुमाएगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा ये एंगल 30, ये एंगल 45, बताओ फील्ड कितनी, किधर होगी ये भी पता है. अच्छा, तो अब मेरी तसल्ली के लिए कि तुमको आ गया है, तो बस मुझे ये बता दो, ये करंट मतलब ये वायर करंट नीचे भेजा मैंने इस बार आई, और इस बार मैं इस साइड फील्ड पूछ रहा हूं आपसे, इस साइड P पॉइंट पे, विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस D. दिस एंगल इज बेसिकली मान लो 45 डिग्री. चलो एकदम इक्वी डिस्टेंस लेते हैं, दिस इज 45 डिग्री. ठीक, चलो क्वेश्चन है P पे फील्ड किधर होगी, कितनी होगी वो तो आप कर ही लेंगे. P पे फील्ड कितनी होगी बोलो, दैट B विल बी म्यू नॉट इंटू करंट फ्लोइंग I अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस D. अच्छा, कभी कभी आपको ये डिस्टेंस दे देगा तो ज्योमेट्री लगा के आपको D निकालना पड़ेगा, पर फॉर्मूले में D है क्या वो याद रखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन थीटा 1 दैट इज 45 प्लस साइन थीटा 2 दैट इज 45. ठीक है. अच्छा, अब सवाल उठते हैं होगी किधर. चलो अब ध्यान से सुनना, DL क्रॉस R करो. क्या DL ऐसा आएगा करंट की डायरेक्शन में, क्या R ऐसा आएगा, यही तो होगा, सही है, या ऊपर होगा तो R ऐसा टेढ़ा आ जाएगा, पर फर्क क्या पड़ता है, क्या करना है आपको, DL क्रॉस R करो, किधर आएगा, अंदर, तो B अंदर की तरफ. या किसी और को दिक्कत होती है, मैंने एक तरीका और बताया था, अगर आपको J के कैप पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं. देखो DL क्रॉस R चाहिए आपको, DL नीचे की तरफ मतलब -J, क्रॉस R नेगेटिव x की तरफ मतलब -I, तो -J क्रॉस I करना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. सो J क्रॉस I, अब ये मैंने पढ़ाया था, IJKI, सीधा चलोगे तो अगला टर्म आएगा आपका, पर आप J क्रॉस I मतलब उल्टा चल लो, दैट विल बी -K, और -K मतलब अंदर. और इतना बड़ा क्यों करना, इतनी प्रैक्टिस मैंने टॉर्क में करवाई है एंगुलर मोमेंटम में कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आने चाहिए. एक रूल और बताऊंगा उससे जल्दी हो जाएगा. ठीक, तो दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर. ठीक. अच्छा, ये थोड़ी आसान है उससे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी. अगर आपको याद हो उसमें दो फील्ड आती थी आपकी, एक तो वायर के पैरेलल डायरेक्शन में मतलब नीचे, और एक आती थी वायर के परपेंडिकुलर में, साइन कोस में आती थी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कुछ तो, या कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 शायद पैरेलल आती थी, वो देख लेना रिजल्ट. पर इसमें एक अच्छी चीज क्या है, फील्ड सिर्फ एक ही है, दैट इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ऐसा कुछ नहीं है कि पैरेलल टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है. तो फील्ड की एक ही फॉर्मूला है इसमें, वहां पे दो फॉर्मूले थे आपके, तो उससे तो आसान है. बस डायरेक्शन में बार बार फोकस कर रहा हूं कि डायरेक्शन पे फोकस करो आप लोग कि वो कैसे निकालते हैं. ठीक है. अच्छा,
अब मैं एक तरीका जो मैं बोल रहा था, दैट इज पाम रूल। आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। पाम रूल क्या है? पाम रूल देखो, आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आपको पी पे फील्ड निकालनी है, कितनी होगी वो मैं फॉर्मूला भी डिराइव करवा चुका हूं। किधर होगी? अभी भी मैंने बताया था पी पे फील्ड अंदर होगी। इस केस में करंट उल्टा कर दोगे तो बाहर आ जाएगी। अब पाम रूल से कैसे करना है मैं बताता हूं, अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिख लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या बोलता है पाम रूल। सो पाम रूल स्टेट्स दैट इफ यू प्लेस योर थंब, ध्यान से सुनना, इफ यू प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उल्टा है थोड़ा उससे, जो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया था, ये पाम रूल थोड़ा अलग है। उसमें हम क्या करते, फिंगर्स कल करते थे, थंब डायरेक्शन बताता था, ये अलग है। तो पाम रूल स्टेट्स दैट इफ यू प्लेस योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ठीक, एंड स्ट्रेच द फिंगर्स अलोंग आर वेक्टर। फिर से सुनो, इफ यू प्लेस योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच द फिंगर अलोंग एक्स, मतलब आर वेक्टर, आर ऐसा है ना, तो थंब आई की तरफ प्लेस किया, फिंगर मतलब फिंगर्स को स्ट्रेच किया किधर? आर वेक्टर की तरफ। तो पाम जिधर जाएगा, पाम पता है ना सबको, ये पाम जिधर जाएगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा फील्ड की। किया, किधर आया पाम? अंदर, तो फील्ड आपकी अंदर की तरफ। तो इसकी तरफ थंब किया करंट की तरफ, फिंगर्स को आउट स्ट्रेच किया आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो पाम जिधर आएगा दैट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अंदर आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कैसी आएगी? जो मैंने अभी अभी इसमें कराया, करंट ऐसा और पी पॉइंट लेफ्ट साइड आई, ये कितनी आई, किधर आई थी? अभी अभी हमने किया था अंदर की तरफ। इससे कर लोगे, स्ट्रेच योर, क्या, सॉरी, प्लेस योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर्स अलोंग आर वेक्टर, आर उधर है, तो थंब की पाम किधर आ रहा है? अंदर की तरफ, तो फील्ड आएगी आपके अंदर की तरफ। तो उससे तो आसान है, पर आपको अगर डीएल क्रॉस आर पहले से ही आता निकालना, तो आपकी इच्छा, आप किससे करना चाहते हो? पाम रूल से करना चाहो पाम रूल से करो, राइट हैंड थंब रूल से करना चाहो उससे करो। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो अब एक चीज और देखो, इसी में फाइनाइट वायर में कभी कभी वो पता है एंगल पी पॉइंट के साथ नहीं देता है, कभी कभी टॉप एंड के साथ और बॉटम एंड के साथ एंगल दे देता है, तब आपको फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, सपोज एक फाइनाइट वायर है, आई करंट दौड़ रहा है, ये आपका पी पॉइंट है जिसपे फील्ड निकालनी है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है, हमको थीटा 1 थीटा 2 कौन से होते हैं हमारे? ये जो एंगल बनते हैं यहां पे, ये थीटा 1 और ये वाला आपका थीटा 2 है ना। कभी कभी वो यहां एंगल दे देता है कि ये 60 बन रहा है, ये 30 बन रहा है। ठीक है, तब आप ऐसा मत कर देना फॉर्मूले में साइन थीटा 1 में 60 लिख दो और थीटा 2 में 30 लिख दो, गलत है। थीटा 1 थीटा 2 ये वाले एंगल है जो पी पॉइंट पे बन रहे हैं, पर ये अब एंड पे एंगल दिए हैं, क्या चेंज कर लोगे? तो चेंज होके फॉर्मूला आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अल्फा बीटा क्या है? ये एंगल अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। अब कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? क्या ये थीटा 1 था? ऊपर का ट्रायंगल देखो, थीटा 1 प्लस 90 प्लस अल्फा शुड बी 180, क्योंकि ये ट्रायंगल है। तो यहां से थीटा 1 कितना आ गया? 180 माइनस 90, 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली नीचे जब चेक करोगे थीटा 2 आपका आ जाएगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट आया था दैट वाज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1, है ना। पर थीटा 1 तो हमको अवेलेबल नहीं है, हमको ये एंगल अवेलेबल है, तो थीटा 1 को अल्फा में चेंज कैसा आएगा? 90 माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा 2 दैट विल बी 90 माइनस बीटा। अब इसके लिए आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। साइन 90 माइनस अल्फा दैट इज कॉस अल्फा एंड साइन 90 माइनस बीटा दैट इज कॉस बीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं। अगर टॉप और बॉटम एंड के साथ एंगल पता है तब कॉस में फॉर्मूला आएगा, और अगर आपको पॉइंट पे एंगल पता है तो जो हमने डिराइव किया साइन थीटा 1 और उसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेशन ही कौन सी की है? परपेंडिकुलर लाइन के साथ ये पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमने थीटा 1 लिया था, ये थीटा 2, तब डेरिवेशन करके ये रिजल्ट आया था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। पर कभी कभी एंगल एंड पे भी पता होते हैं आपको, यहां नहीं पता होते हैं। वैसे भी अगर आपको ये नहीं भी याद करना है तो सीधा ये एंगल 60, ये 90, तो थीटा 1 मिल ही जाएगा 30, तो साइन वाला ही यूज कर लो, वो आपकी इच्छा है। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि सर दो दो फॉर्मूले, तो आप एक ही यूज करो साइन वाला, पर उसके लिए आपको एंगल ये होना चाहिए,
दिस शुड बी योर थीटा 1, दिस शुड बी योर थीटा 2। तो ये अवेलेबल है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगा के ये एंगल निकालना पड़ेगा। कर लोगे? सो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। ठीक है, अब एक चीज है एडवांस वालों के लिए, सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए, नीट वाले भी बताना चाहे बता सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क है, और मुझे लगता है पूरी क्लास उसको गलत करेगी, पूरी क्लास गलत करेगी इसको। ठीक है, कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता वो कोई सही कर पाएगा। ठीक है, हिंट देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। पहली चीज तो, जब भी हम फील्ड निकालते हैं डायरेक्शन तो चलो सबको आ जाएगी, डीएल क्रॉस आर कर लो या पाम रूल लगा लो। ठीक, मैग्नीट्यूड की जब बात करें तो फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डी इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम द वायर। ठीक, कभी कभी हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता होते तो हमको ज्योमेट्री से वो निकालना पड़ता है, तब वो डी की वैल्यू बनेगी और वो फॉर्मूले में डालो। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू फॉर्मूले में, और वो थीटा 1 क्या है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ टॉप एंड जो एंगल बना रहा है, और उल्टी डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा 2। मतलब सुनना, थीटा 1 थीटा 2 बेसिकली आपके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के दोनों साइड जो एंगल बनते हैं उल्टी डायरेक्शन में। मतलब देखो, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन, सपोज ये टॉप है, तो टॉप के साथ ये एंगल, ये आप लेते हैं थीटा 1, मतलब कौन सी सेंस में, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, और बॉटम मान लो ये है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन बॉटम एंड के साथ एंगल ये थीटा 2 लेते हैं आप। ठीक है, कौन सी सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इनकी सेंस उल्टी होनी चाहिए एंगल की, तब आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसलिए मैंने लिमिट में माइनस साइन लिया था, क्यों, क्योंकि सेंस उल्टी थी, ये एंगल क्लॉकवाइज में आ रहा था और नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा था। ठीक, ये लगभग 99.9% क्वेश्चन में आपको सीधा दिख जाएगा थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि जनरली वो क्या देता है, इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर एक एंगल देता है और नीचे एक एंगल देता है, तो सीधा ही पता है आपको, है ना। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए वो देखना, मतलब मुझे लगता है पूरी क्लास में शायद ही कोई कर पाएगा ये क्वेश्चन। ये पी पॉइंट यहां है, वायर सिर्फ यहां तक है, ध्यान दो। ठीक, एंड दिस इज गिवन एज आर। ठीक, और ये परपेंडिकुलर है आपकी लाइन, परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर सिर्फ यहां तक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। सिमिलरली दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब टॉप जो है वो पी पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है, कौन सी लाइन के साथ, ये लाइन है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर नहीं, 30 डिग्री, और बॉटम जो बना रहा है वो 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है बस मुझे पी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन तो सब बता देंगे। डायरेक्शन क्या है, डीएल आर, डीएल क्रॉस आर अंदर, डायरेक्शन चलो मैंने बता दी, मुश्किल काम मैंने कर दिया, आसान काम तुम लोगों के लिए। फील्ड बताओ पी पे, मैं गारंटी देता हूं पूरी क्लास में शायद ही कोई इसको सही कर पाएगा। ठीक है, हिंट दूं, चलो नहीं देता, हिंट दे दिया तब तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, एक छोटा सा हिंट है, जो मैंने अभी अभी लाइन बोली थी कि एंगल मेजर कहां से करते हैं वो ध्यान दो। परपेंडिकुलर लाइन से एक उल्टी सेंस में होता है, एक दूसरी सेंस में होता है। अब समझना इसमें क्या गलती होगी, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, ये लाइन। ठीक, बस ये हिंट था, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है। और डिस्टेंस, अभी जब आप फॉर्मूले में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी लिखोगे, डी को आर मत ले लेना, क्योंकि डी इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपको ये आर दिया हुआ है ये, अब वो कैसे चेंज करोगे वो आपके ऊपर है। कर लोगे? तो ये होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने कर दिया बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कोई नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक, चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, मजा आएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट तो चलो हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, फाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट में क्या दिक्कत है, एंगल मुझे वैसे ही मिल जाएंगे इनफाइनाइट में। और सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि फाइनाइट पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उस पर भी आते हैं, पर जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट पे आते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो, मतलब यहां से भी इनफाइनाइट, ये डॉटेड लाइन यही बता रही है ये। और पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, करंट आई दौड़ रहा है इसमें ऊपर की तरफ, नीचे भी दौड़ सकता है, वो क्वेश्चन 1 बनाने वाले का मन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली डी दिया हुआ है। ठीक, चलो तो फॉर्मूला बी कितना हो जाएगा, पी पे बोलो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डी ही गिवन है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, पर मुझे किसके लिए चाहिए, इनफाइनाइट के लिए। तो बताओ एंगल कितने बनेंगे, थीटा 1 कौन सा एंगल था याद करो, इस लाइन से ऊपर जो टॉप एंड एंगल बनाएगा, क्या टॉप एंड बहुत ऊपर है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इस लाइन के ऊपर देखो एंगल कैसा दिखेगा आपको, 90 डिग्री। सो इस क्वेश्चन में थीटा 1
जो यहाँ पे एंगल बनता है टॉप एंड जो बनाता है दैट इज 90। सिमिलरली जब आप नीचे देखेंगे ये, तो ये भी आपका कितना होगा 90। ये तो शायद हम कर चुके हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाँ, पर मैंने फिर से बोला था बच्चे गलती करते हैं, ये एंगल माइनस ले लेते हैं क्योंकि सर ये ऊपर है ये एंगल नीचे है, वो तो हम पहले ही लेके ये रिजल्ट निकाले हैं ना, ठीक है। तो आपको अब साइन नहीं लेना है, ठीक है, साइन इस केस में आएंगे, यही इसलिए मैंने होमवर्क दिया है, देखना थोड़ा ध्यान से समझना इसको। So B comes out to be mu naught I by 4 pi d sin 91, sin 91 this comes out to be mu naught I by 2 pi d। किधर होगी? अंदर, dl क्रॉस r करोगे अंदर आएगी, ठीक है। सबको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली यूज होगा क्या? एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, 4 पाई डी नहीं 2 पाई डी, वेयर डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। और किधर होगी वो मैंने अब बहुत बार बता दिया, डीएल क्रॉस आर से कर लो, पाम रूल से कर लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक। थर्ड लिखो, मतलब है ये सब वायर के ही केसेस। थर्ड लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर। थर्ड इज सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। मतलब एक एंड पे फाइनाइट है, सपोज ये लोअर एंड पे फाइनाइट है और अपर एंड पे ये, और पी पॉइंट यहां पे है आपका, शायद ये मैंने इलेक्ट्रो में भी ऐसा करवाया था, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ही गिवन है अभी भी। क्वेश्चन इसके बहुत पूछे जाते हैं, सेमी इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट के भी पूछता है, फाइनाइट के भी पूछता है, पर सबसे ज्यादा जो आपको दिखेंगे मेंस और एडवांस में वो सेमी इनफाइनाइट के दिखेंगे। सिंपल है ये भी, करो बोलो। बी एट पी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी म्यू नॉट आई, करंट ऐसा दौड़ रहा है, अपॉन 4 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डी ही है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहली चीज तो याद रखो एंगल इस परपेंडिकुलर लाइन से मेजर होंगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन से ऐसा जब आप टॉप एंड देखोगे वो तो इनफाइनाइट दूरी पे है, तो क्या ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, यहां पे जो थीटा 1 बनेगा। सो इस केस में आपका थीटा 1 कितना आ गया 90। और इस परपेंडिकुलर लाइन को जब आप लोअर एंड से देखोगे तो सीधा ही है आपकी, ठीक है। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अब आधों के मन में डाउट, सर ये पी पॉइंट यहां हुआ तो, हाँ, तो अगर यहां हुआ तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा, वो क्वेश्चन में देना पड़ेगा उसको। और फिर थीटा 1 अभी भी 90 होगा क्योंकि आप अभी भी ऊपर देखोगे तो 90, पर थीटा 2 ये उसको देना पड़ेगा। थीटा 2 कौन सा हो जाएगा, मान लो पी पॉइंट यहां पे है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो जाएगा थीटा 2, और थीटा 1 अभी भी कितना होगा 90। वो केस हम नहीं ले रहे, हम एकदम सिंपल वाला केस ले रहे हैं कि जिसमें हमको पहले से ही पता है एंगल, ठीक है। तो थीटा 1 मतलब इनफाइनाइट है उधर, तो ये लाइन के साथ मेजर होगा, तो इनफाइनाइट होने की वजह से 90, और थीटा 2 तो सामने ही दिख रहा है हमको ऐसा, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। वैल्यू डालो, साइन 90 1 प्लस साइन थीटा 2 विच इज 0, सो 0, सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। तो दोनों रिजल्ट आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। सेमी इनफाइनाइट की वजह से फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, वेयर डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किधर होती है वो आप खुद कर लेना डीएल क्रॉस आर या पाम रूल से। फाइनाइट इनफाइनाइट की वजह से कितनी होती है, मतलब दोनों एंड पे इनफाइनाइट है उसकी वजह से होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, और फाइनाइट की वजह से होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेयर जो थीटा 1 थीटा 2 एंगल है वो 99.9% केसेस में आपको डायरेक्ट दिखेगा, लाइन के ऊपर वाला थीटा 1, लाइन के नीचे वाला थीटा 2, लोअर एंड के साथ एंगल थीटा 2, अपर एंड के साथ थीटा 1। पर अगर एंगल आपको एंड्स पे पता है, इस पी पॉइंट पे नहीं पता है, तब कॉस में चेंज हो जाता है वो फॉर्मूला। वो कैसे हुआ ज्योमेट्री से मैंने वो भी बताया, पर आपको इतने फॉर्मूले लर्न नहीं करने कि कब कॉस कब साइन, कंफ्यूजन हो रही है तो केवल एक याद रखो, पी पॉइंट पे जब आप एंगल देखोगे तब साइन आता है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पता है तो ज्योमेट्री में आपको मिल जाएगा वो एंगल, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आपको दोनों याद करना है तो अच्छी बात है। अब ये फील्ड होगी किधर, बच्चों वाली चीज, डीएल आर, डीएल क्रॉस आर अंदर। जरूरी नहीं है हर बार अंदर, आधे लोग अब रटना चालू कर देंगे, सर इसमें भी अंदर, इसमें भी अंदर, पहले केस में भी अंदर, क्या फील्ड हमेशा अंदर? नहीं, वो डीएल मैं ले ही वही रहा हूं ना, सेंस वही ले रहा हूं करंट की, आर ऐसा ही आ रहा है आपका हमेशा, तो इसलिए अंदर आ रहा है। करंट उल्टा कर दोगे तब आपका क्या हो जाएगा, करंट अगर ऐसा कर दोगे तो डीएल ऐसा हो जाएगा, अब आपका आर ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। डीएल क्रॉस आर करो, अब बाहर आ जाएगा फील्ड। वो तो डिपेंड करता क्वेश्चन बनाने वाले ने करंट किधर दिया है, पॉइंट किधर दिया है, वो सब, पर कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। फील्ड विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। अब वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से आना चाहिए, ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, अभी क्वेश्चन इसके करेंगे थोड़ी देर बाद, एक साथ मिक्स क्वेश्चन। चलो
अब देखो एक मजेदार रिजल्ट जो आपको मजा आ जाएगा देख के कि ये क्या हुआ। ठीक है, और नीट वाले लोग नहीं देखेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि वो कभी नहीं पढ़े होंगे ये चीज। पर हाँ, उनके लिए भी मैं डिराइव करवाऊंगा। ठीक है, क्या चीज, अब ध्यान से देखो। फोर्थ है, अब अगला फोर्थ रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, वायर पे भी मिलते हैं बहुत सारे, पर सबसे ज्यादा आपको इस पे मिलेंगे। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, जिसमें आई करंट दौड़ रहा है। सर्कुलर वायर, अभी कैसी थी आपकी, स्ट्रेट वायर थी, अब कौन सी है, सर्कुलर वायर। ठीक है, और इसमें हम दो केस पढ़ेंगे। एक ही हो पाएगा आज, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा केस कल पढ़ेंगे, या कल अगर लेक्चर हुआ सैटरडे को तो ठीक है, नहीं तो मंडे को पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैं फर्स्ट केस करा रहा हूं दैट इज एट द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मेमोराइज कर लेना। मतलब ये एक सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, इसके सेंटर पे मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैसा दौड़ रहा है, ऐसा। कौन सी सेंस, एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज भी दौड़ सकता है, बिल्कुल, वो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी, वो करंट ऐसा दे देगा, वो करंट ऐसा दे देगा आपको। कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फील्ड की। ठीक है, तो अभी मैं कहां पे फील्ड वो निकाल रहा हूं, सेंटर पे। फिर कल हम पढ़ेंगे रिंग ऐसी और इसके एक्सिस पे, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, उसमें भी दो केस पढ़े थे। सेंटर पे जीरो आती थी रिंग के केस में। ठीक है, इसमें सर्कुलर वायर है, सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी मैग्नेटिक, और फिर एक्सिस पे कितनी आएगी वो देखेंगे, वो कल, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, आज ये करके फिर क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, बर्ड सेवर्ट्स लगाएं। चलो, बर्ड सेवर्ट्स क्या बोलता है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लो। कितनी लेंथ का लिया मैंने, डीएल। दूसरा काम क्या, उसका डिस्टेंस लो जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए। क्या यही होगा, सो दिस विल बी योर आर वेक्टर। ठीक, अलग से बनाऊं, देखो करंट ऐसा दौड़ रहा है तो डीएल वेक्टर ऐसा होगा, दिख रहा है सबको। अच्छा, इस केस में डीएल कैसा होता, अगर आप डीएल ये लेते तो इस केस में डीएल ऐसा हो जाता। जो करंट की डायरेक्शन वो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, सिंपल। डीएल हो गया, क्या ये हो गया आपका आर वेक्टर, बिल्कुल, क्योंकि आर वेक्टर बेसिकली क्या होता है, करंट एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस, ये सेंटर है आपका। अच्छा, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ऑब्वियसली रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, पर आसान है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कैपिटल आर। चलो बर्ड सेवर्ट्स लगाओ। तो बर्ड सेवर्ट्स क्या बोलता है, छोटी सी फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, करंट एलिमेंट की लेंथ वो मैंने डीएल ही ली है, इनटू साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर। दिस इज डीएल, दिस इज आर, दोनों में एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि डीएल टेंजेंशियल है और ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 90। सो थीटा विल बी 90। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, कितना होगा, 90। तो आई डीएल साइन थीटा, तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो डीवी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डीएल, क्योंकि साइन 90 आपका हो जाएगा 1। ये छोटी सी फील्ड आई ड्यू टू करंट एलिमेंट, क्या मुझे पूरी वायर की वजह से चाहिए, तो पूरी वायर की वजह से बी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ छोटी सी फील्ड डीबी। कॉन्स्टेंट बार लो, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, आई एक कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो किसका इंटीग्रेशन, डीएल। अब डीएल क्या है आपका, डीएल है इस छोटे से टुकड़े की लेंथ, उसका इंटीग्रेशन ऐसे 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 ऐसे, क्या पूरी रिंग की लेंथ, तो पूरी रिंग की लेंथ कितनी, 2 पाई आर। सो दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर। सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, आर से आर मर गया, पाई से पाई मर गया, सो म्यू नॉट आई बाय 2r. So this is basically magnetic field at the center of a current carrying circular wire. किधर होगी, सवाल उठता है सर किधर होगी। चलो मैग्नीट्यूड तो हमने बर्ड सेवर्ट से निकाल लिया, म्यू नॉट आई बाय 2r, सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला। किधर होगी, कर लो, उसमें क्या है, डीएल क्रॉस आर करो, ये डीएल ये आर दोनों की टेल मिल रही है तो एंगल सीधा, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर आना है आपको। आओ फिंगर्स कर्ल करो, डीएल से आर, थंब डायरेक्शन बता देगा। अरे आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। चलो कोई समस्या है तो बोलो। ठीक, समझ गए, तो किधर आएगी ये, बाहर, बाहर मतलब डॉट। अच्छा, इस केस में किधर आएगी, ये डीएल हो जाएगा, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा, तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर
कौन सी सेंस? क्लॉकवाइज में फिंगर्स कर्ल करो, थंब अंदर, मतलब क्रॉस आता है उस केस में, ठीक। अब इसका एक मैं शॉर्टकट भी बताता हूं, आप हर बार डीएल क्रॉस आर मत करना, ठीक है। वायर के केस में मैंने एक पाम रूल बताया आपको, यूज करना है करो, नहीं करना है तो डीएल क्रॉस आर से करो। इसमें भी डीएल क्रॉस आर से करना है करो, जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं उससे करना है उससे करो, ठीक है। दैट शॉर्टकट इज केवल सर्कुलर वायर के केस में। तो इन केस ऑफ सर्कुलर वायर, just curl your fingers in the direction of current। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में कर्ल करो, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करो। द थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अप्लाई करें, कैसा करंट दौड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स कर्ल करो, किया, थंब किधर? बाहर आ रहा है, बाहर। इस केस में फिंगर्स कर्ल करो, थंब किधर? अंदर। सिर्फ सर्कुलर के केस में, ठीक है। डीएल क्रॉस आर तो जनरल है, उससे तो आप मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको आता है, डीएल क्रॉस आर अगर आपको आता है तो वो तो हर केस में वैलिड है। मैं हर केस में आपको शॉर्टकट बताते हुए भी चल रहा हूं कि वायर के केस में आप पाम रूल भी लगा सकते हैं, जिसको डीएल क्रॉस आर में दिक्कत है कि बार बार सर डीएल क्रॉस आर कैसे करें, करंट एलिमेंट लेते बैठे हैं, करंट की डायरेक्शन के अलोंग डीएल वेक्टर लें, आर वेक्टर देखें, फिर डीएल से आर फिंगर्स कर्ल करें, थंब डायरेक्शन बताएगा। उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि पहले केस में आप पाम रूल से भी कर सकते हैं वायर के केस में, स्ट्रेट वायर, और सर्कुलर वायर के केस में आप जस्ट फिंगर्स को कर्ल करके ही आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये हर बार वैलिड होगा। आधे लोग सोचते हैं सर गलत होगा, कभी नहीं, कभी गलत नहीं होगा, हर बार फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपको डायरेक्शन बता देगा, सिंपल। कितना रिजल्ट आया? म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाय 2r, वेयर आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर वायर, ठीक है। अब ये कंप्लीट वायर के लिए आए हैं, ध्यान देना, कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कभी कभी आपको सेमी सर्कुलर वायर दे देगा, तो क्या एक जनरल रिजल्ट निकालना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसी जनरल रिजल्ट से आप कंप्लीट का भी बोल सकते हैं, और उसी से आप सेमी सर्कुलर भी, उसी से आप अगर कोई आर्क दिया तो उसका भी आप उसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, मतलब कुछ ऐसा जनरल निकालते हैं। सपोज आपको बस ये आर्क दी गई और इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, किस पे फील्ड चाहिए? सेंटर पे, दिस इज सेंटर, ठीक है। रेडियस कितनी? आर, और ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे? थीटा। कंप्लीट है तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई, मतलब कंप्लीट के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। सेमी सर्कुलर के लिए पाई। अब ये तो बच्चों वाली चीजें हैं यार, ये सब भी अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। और ये आर्क कितना एंगल बना रही है सेंटर पे? थीटा। हम जनरल रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक। क्या था? आप ध्यान से सुनो, जो फील्ड आपकी आई थी, अगर मुझे जितना याद है वो कुछ ऐसी आई थी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि यहां तक तो इसमें भी वही रहेगा। आप एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ोगे, डीएल आपका ऐसा हो जाएगा, आर वेक्टर अभी भी रेडियस के इक्वल, ठीक है, दोनों में एंगल अभी भी कितना? 90। तो यहां तक तो आप वैसे भी आने वाले हैं, समझ रहे हो। पर इसमें डीएल का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों का इंटीग्रेशन। इसमें वो पूरी लेंथ बन गई थी, क्योंकि वो पूरा सर्कल बनेगा, और पूरे सर्कल की लेंथ कितनी लिखी थी हमने? 2 पाई आर, वो कैंसिल करके म्यू नॉट आई बाय 2r आई थी। पर इसमें डीएल कितना आएगा? डीएल का इंटीग्रेशन, दिस डीएल का इंटीग्रेशन विल बी टोटल आर्क लेंथ। उसमें थी पूरी कंप्लीट सर्कल था, इसलिए कंप्लीट सर्कल की मैंने ली थी, पर इसमें तो आर्क है ना एक। सो टोटल आर्क लेंथ, अब बचपन में पढ़े होगे, टोटल आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। कितना एंगल सबटेंडेड है? थीटा। सो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू, बोलो, आर इनटू थीटा, बिकॉज डीएल विल बी, डीएल का इंटीग्रेशन विल बी टोटल आर्क लेंथ, दैट विल बी आर थीटा, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। अब ये सब आता होगा यार आप लोगों को। एक आर से आर मारो तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कैपिटल आर थीटा। अब थीटा क्या है? वो आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बना रही है। बहुत बुक में इसको ऐसा याद नहीं करवाया गया, बहुत बुक में इसको ऐसा याद करवाया गया, और आप भी ऐसा ही याद करो जो मैं रेड से लिख रहा हूं, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई।
एक ही बात है ना, 4 पाई आर को मैंने लिख दिया 2r इंटू 2 पाई। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आसान रहता है मेमोराइज करना। क्यों? क्योंकि आपको सेंटर पे फील्ड पता है म्यू नॉट आई बाई 2r होती है, बस उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? थीटा बाई 2 पाई से, हर केस में। समझ में आ गया? पूरे के केस में थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज बेसिकली एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो अगर कंप्लीट हुई तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया तो म्यू नॉट आई बाई 2r, वही रिजल्ट आया था। सेमी सर्कुलर होती, मतलब ये होती, करंट ऐसा दौड़ता। अब बताओ सेंटर पे फील्ड कितना हो जाएगा? थीटा अब कितना एंगल सबटेंड करेगा? पाई। तो थीटा की जगह पाई, पाई बाय 2 पाई, पाई से पाई मर गया तो एक 2 आ जाएगा, तो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4r। मतलब सेमी सर्कुलर आर्क जो सेंटर पे फील्ड मैग्नीट्यूड आता है वो आधा होता है कंप्लीट का जो आएगा उससे। और कभी कभी क्वेश्चन आपको जनरली मिलेंगे, आर्क मिलेगी 60 डिग्री एंगल बनाएगी, तो क्या फील्ड हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 डाल दो। हाँ, थीटा को आपको किस में चेंज करना आना चाहिए? रेडियन में। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 60 डिग्री पाई बाय 3, ये सब तो आता ही होगा। तो थीटा बाय 2 पाई करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। बात करें डायरेक्शन की, वो तो मैंने सीधा ही बता दिया आपको। फिंगर्स को कर्ल करो, थंब डायरेक्शन बता देगा। जैसे इस केस में फिंगर्स को कर्ल करो, एंटी क्लॉकवाइज है ना, कर्ल करो, थंब अंदर, तो सी पे फील्ड अंदर आएगी। अब डीएल क्रॉस आर से भी चेक कर लो, ये डीएल ये आर, डीएल क्रॉस आर मतलब ऐसा आओगे, ऐसा, तो डीएल क्रॉस आर अंदर। ठीक है, सर्कुलर के केस में तो आसान है आपका, चाहे वो आर्क हो चाहे वो कंप्लीट हो, बस जस्ट कर्ल योर फिंगर्स, द थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्ट आने चाहिए बाबू भैया, मैंने पहले भी बोला था, रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मजा अलग चीज है कि देखने में हाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, पर हाँ रिजल्ट याद होने चाहिए। वहां बैठ के डिराइव थोड़ी करने बैठोगे, वहां तो क्वेश्चन सीधा आने वाला है, एक सेमी सर्कुलर आर्क दे देगा, बोलेगा सेंटर पे फील्ड बताओ, अब वहां डिराइव थोड़ी करने बैठोगे आप लोग। ठीक है, तो वायर का रिजल्ट, दो सारी वायर्स फाइनाइट, सिर्फ फाइनाइट याद कर लो, उससे सेमी इनफाइनाइट भी मिल जाएगा और इनफाइनाइट, और मैं तो बोलूंगा याद ही कर लो दोनों, क्योंकि जनरली इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू फाइनाइट। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी किधर होती है, पाम रूल से करना चाहो उससे कर लो, या एक करंट एलिमेंट अपने मन से ले लो, वायर के अलोंग आर वेक्टर देख लो, डीएल क्रॉस आर कर लो, उससे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सेमी सर्कुलर के केस में, मतलब सर्कुलर कंप्लीट अगर सर्कुलर वायर है तब आती है म्यू नॉट आई बाय 2r, कोई आर्क है विच इज सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, तब आती है म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। ये है जनरल रिजल्ट, दिस इज योर जनरल रिजल्ट। अब ये फील्ड किधर आएगी? इस गिवन केस में फील्ड आएगी अंदर की तरफ, क्योंकि मैंने करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाया। करंट अगर ये क्लॉकवाइज है ना, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज, और करंट अगर ऐसा होता एंटी क्लॉकवाइज, तब ऐसा कर्ल करो बाहर की तरफ। अब वो आपको आना चाहिए, देखो। ओके, चलो, तो एक कंप्लीट की वजह से कितनी फील्ड आई आपकी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। सेमी सर्कुलर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, थीटा को पाई डाल दो क्योंकि 180 डिग्री सबटेंड करेगा सेमी सर्कल। कोई आर्क है तब आपके लिए जनरल फॉर्मूला है ही। ठीक है, ये क्यों बुक्स में ऐसा क्यों याद करवाया? क्योंकि ये आसान है याद करना। ये क्या बोलता है? ड्यू टू एन आर्क, एक आर्क की वजह से फील्ड कितनी होती है? ड्यू टू कंप्लीट, बिकॉज म्यू नॉट आई बाय 2r इज ड्यू टू कंप्लीट इनटू थीटा बाय 2 पाई, और थीटा जो वो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है। अब वो आपकी इच्छा, आपको ऐसे याद करना है ऐसे कर लो, पर ये ज्यादा बेटर होता है, ये याद करना भी आसान होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। ठीक, अब एक मजेदार चीज देखो, नीट वाले लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इंजीनियरिंग वालों को समझ में आएगा। डेरिवेशन मैंने नीट वालों के लिए करा दी है बोयट-सैवर्ट्स लॉ से। कंप्लीट के लिए कितनी आई थी? म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा, अब एक चीज देखो, सपोज मेरे पास एक L लेंथ की वायर है और जिस L की वैल्यू है 2 पाई कैपिटल R। ये मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक, इस L लेंथ की वायर से मैंने N साइडेड पॉलीगन बनाया, N साइडेड पॉलीगन। ठीक है, क्वेश्चन है उस पॉलीगन के सेंटर पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये सबने डिराइव कर लिया। चलो, इंजीनियरिंग और नीट वाले लोग भी करेंगे इसको। ठीक है, वो जो उनको समझ में नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा भी कि क्या समझ में नहीं आएगा उनको। ठीक है, फिर से सुनो, मेरे पास एक L लेंथ की वायर थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 पाई R के इक्वल है। ठीक है, ये R क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको तब फील आएगा कि मैंने 2 पाई R क्यों ली।
इस एल लेंथ की वायर से मैंने एक एन साइडेड पॉलीगन बनाया। कैसे बनाया अभी मैं डायग्राम बनाता हूं। तो क्वेश्चन है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ और किधर होगी ये भी बताओ। तो ये है आपका एन साइडेड पॉलीगन। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, एन साइडेड थोड़ी बनाने बैठूंगा। ये कुछ ऐसा, ये है आपका सेंटर और करंट सब में ऐसा दौड़ रहा है, आई करंट। सबसे पहले तो मुझे बताओ फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। और क्या सबकी हर एक वायर की वजह से, मतलब हर एक स्ट्रेट वायर की वजह से एक ही डायरेक्शन में होगी? और अगर एक डायरेक्शन में होगी तो सब ऐड हो जाएंगे, तो नेट फील्ड इनटू एन टाइम्स हो जाएगा। किसी एक, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? किसी एक की वजह से अगर हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, तो फाइनाइट वायर है आपकी, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता है। और अगर इसकी वजह से भी वही आ रही है, इसकी वजह से भी वही आ रही है, तो क्या एक की निकाल के इंटू एन कर देंगे अगर सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है? चेक करते हैं क्या सबकी वजह से डायरेक्शन सेम आती है। ठीक है, अपने खोपड़ी में सोल्व करना। कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप ये वायर पकड़ो, ये वायर नंबर 1, देखो ध्यान से। डीएल वेक्टर, क्या करंट ऐसा जा रहा है? सो दिस विल बी योर डीएल वेक्टर। आर वेक्टर, करंट एलिमेंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से जहां पे हमको फील्ड चाहिए, तो डीएल क्रॉस आर आता करना, करो डीएल क्रॉस आर। डीएल से आर, फिंगर्स कर्ल करो, थंब बाहर, तो मतलब सी पे फील्ड किधर आ रही है आपकी? बाहर की तरफ। इसकी वजह से चेक करते हैं इसकी वजह से कितनी। तो ये एक वायर, ठीक है, लेंथ तो सेम ही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, एन साइडेड पॉलीगन है तो लेंथ सेम होगी। अच्छा, अब इसमें डीएल कैसा होगा आपका? इसमें डीएल होगा कुछ ऐसा, करंट ऐसा है ना। आर वेक्टर बोलो कैसा? ये आर वेक्टर, ठीक। अब क्या करना है? डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर किधर? बाहर। तो इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, उसकी वजह से भी बाहर, उसकी वजह से भी बाहर, मतलब ये जितनी भी एन साइड्स हैं, ये जो वायर हैं आपकी स्ट्रेट वायर, एन स्ट्रेट वायर बनेंगी ना आपकी, सबकी वजह से जो फील्ड है वो किधर आएगी आपकी? बाहर आएगी। अब सवाल उठता है क्या सबकी फील्ड आइडेंटिकल होगी? मतलब सर इसकी जो फील्ड आएगी क्या वो इसकी आएगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस केस में जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो तो इसका भी होगा ना, समझ रहे हो? रेगुलर पॉलीगन है वो, एन साइडेड, ठीक है। तो इसमें सी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, वो जो भी आएगा वो अभी हम निकालेंगे। क्या वो इससे भी आएगा? तो मतलब डी सेम दोनों केस में, म्यू नॉट पहले से ही सेम, आई पहले से ही सेम, 4 पाई पहले से ही सेम। अब सवाल उठता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 सेम है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वही ये भी बनाएगी, क्योंकि टोटल एंगल बनना है आपका 2 पाई, और 2 पाई एंगल बनाएगी एन साइड्स मिलके, तो एक साइड सेंटर पे एंगल बनाएगी 2 पाई बाय एन, तो ये साइड सेंटर पे एंगल बनाएगी 2 पाई बाय एन, सिमिलरली ये साइड एंगल बनाएगी 2 पाई बाय एन, तो मतलब थीटा 1 थीटा 2 भी सेम मिलेंगे। तो क्या फॉर्मूले में सारी चीजें सेम? तो अगर सारी चीजें सेम, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड बस निकाल लो और उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे की आ जाएगी। अब क्या वो डायरेक्टली कर सकते हैं? क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, समझ रहे हो? सबकी वजह से फील्ड बाहर आ रही है, तो हाँ बिल्कुल इनटू एन कर सकते हैं। अब ये मैंने ऐसा क्यों करा दिया? आपसे क्वेश्चन जो मिलेगा सिंगेज में, एचसीवी में, वो स्क्वायर मिलेगा। ऐसा एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, बताओ उसके सेंटर पे फील्ड। अब बताओ, इसकी वजह से डीएल क्रॉस आर बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, और इसकी वजह से भी चेक करना बाहर। क्या चारों की वजह से बाहर? क्या चारों की वजह से सेम आएगी? बिल्कुल, चेक कर लेना ज्योमेट्री से, क्योंकि डी सेम होगा आपका एल बाई टू, ए बाई टू, एंगल सेम होगा 45 45, बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। तो क्या मैं एक की निकाल के इंटू 4 कर दूं तो आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। सेम हम किस में कर रहे हैं? पॉलीगन के अंदर, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो देखो ध्यान से। ये हो गई हमारी वायर, ये हो गया हमारा पी पॉइंट। बोलो एक साइड कितना एंगल बनाएगी आपकी? 2 पाई बाय कैपिटल एन, क्योंकि टोटल एंगल बनना है आपका 2 पाई, ठीक है। और एन साइड्स हैं, तो एक साइड कितना एंगल सेंटर पे बनाएगी? 2 पाई बाय एन। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये एंगल कितना बनेगा बोलो? पाई बाय एन। अभी मैं एक ही साइड का देख रहा हूं, ये भी एंगल कितना बनेगा? पाई बाय एन, ठीक। तो बताओ, करंट ऐसा दौड़ रहा है, फील्ड बोलो फटाफट। डीबी, छोटी सी फील्ड, मतलब इसकी वजह से फील्ड, दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई डी विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो कैसे निकलेगा सर? टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 2 पाई आर। क्या उससे एन साइड्स बनाई है? तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर बाय एन, सो दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई डी। डी इज बेसिकली, देखो डी कैसे निकालना है? टेंजेंट पाई बाय एन बोलो, टेंजेंट पाई बाय एन, टेंजेंट पाई बाय एन, ये अपॉन ये कितना? पूरी की लेंथ कितनी है पूरी साइड की? 2 पाई आर बाय एन, तो ये लेंथ कितनी? पाई आर बाय एन अपॉन
ये दैट इज डी. सो डी कम्स आउट टू बी पाई आर बाय एन अपॉन 10 पाई बाय एन विच इज कॉट पाई बाय एन. आया? अच्छा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी. डी की वैल्यू कितनी बोलो? पाई आर बाय एन कॉट पाई बाय एन इंटू साइन थीटा वन. थीटा वन याद करो, ये एंड जो पी पॉइंट पे एंगल बना रहा है और इससे मेजर करता है तो पाई बाय एन. ये एंड जो पी पे एंगल बना रहा है पाई बाय एन. क्या दोनों ऑपोजिट साइड है? बिल्कुल. तो डायरेक्टली लिख दो. तो साइन थीटा वन साइन पाई बाय एन, साइन थीटा टू साइन पाई बाय एन, दैट विल बी 2 साइन पाई बाय एन. So this is basically the field due to one wire, मतलब one side. पर मेरे पास कितनी sides हैं आपकी? n sides. तो total field at center that will be n into b. ठीक है, कर लोगे? So this comes out to be n ऊपर और एक n यहां से आया, that will be n square mu naught I by 4 pi square r into 2. 2 से 2 ये गया 4 तो 2 और ये आएगा साइन पाई बाय एन अपॉन कोट पाई बाय एन विच विल बी 10 पाई बाय एन. सो दिस इज बेसिकली द टोटल फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस एन साइडेड पॉलीगन. एक की वजह से निकाला, इंटू एन क्यों किया? क्योंकि सबकी सेम आ रही थी और एक ही डायरेक्शन में आ रही थी, इसलिए डायरेक्टली इंटू एन कर दिया. ज्योमेट्री समझो, कुछ बड़ी चीज नहीं है. तो टोटल लेंथ थी 2 पाई आर. एन साइड्स हैं आपकी, तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बाय एन. ठीक है, और टोटल एंगल बनेगा 2 पाई. ऑब्वियस सी बात है ना? तो एक साइड कितना एंगल बनाएगी? 2 पाई बाय एन. तो ये आधा हो जाएगा पाई बाय एन. कर लोगे? तो ये फाइनल फॉर्मूला. अब जो थोड़ा सा लेक्चर आज लेंदी हो गया है 7-8 मिनट, क्योंकि कल और परसों लेक्चर नहीं जाएगा. ठीक है, तो इसलिए आज आपका लेक्चर थोड़ा 10 मिनट लेंदी हो जाएगा, कोई वो इश्यू नहीं है. अच्छा, अब देखो इंजीनियरिंग वाले लोग, मेडिकल वाले लोग अपनी आंखें बंद कर लो. अब सुनना बहुत ध्यान से इंजीनियरिंग वाले लोग, क्योंकि वो लिमिट पढ़ चुके हैं. ये क्या आया आपका कि अगर मेरे पास एल लेंथ की कोई वायर है जिसकी वैल्यू 2 पाई आर है, समझ रहे? एल लेंथ की वायर है जिसकी वैल्यू 2 पाई आर, उससे मैंने एक एन साइडेड पॉलीगन बनाया, तो उसके सेंटर पे टोटल फील्ड आती है बड़ी सी एन स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर आर साइन पाई बाय एन 10 पाई बाय एन, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ साइड्स. ठीक, यहां तक कोई समस्या? अच्छा, अब एक चीज देखो, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले देखना चाहें तो देखें, मजा आएगा उनको भी. अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं, n मतलब जो मैंने पॉलीगन बनाया है उसकी नंबर ऑफ साइड्स, तो अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं तो क्या आपको एक सर्कल दिख जाएगा? ऑब्वियस ही बात है कि अगर n साइडेड पॉलीगन है और n को मैं इंफिनिटी कर दूं, मतलब इंफिनिटी साइड का कोई पॉलीगन, तो वो क्या हो जाएगा आपका? एक सर्कल जिसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, मतलब आर उसकी रेडियस हो जाएगी. इसलिए मैंने लेंथ को 2 पाई आर लिया. अब आया समझ में? अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं तो ये पॉलीगन जो है वो आपका एक सर्कल हो जाएगा. ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी? 2 पाई आर, वो मैंने पहले से ही ली हुई है. तो अब ये आर क्या बन जाएगी आपकी? रेडियस. क्योंकि जब भी आप किसी सर्कल की लेंथ लिखते हो तो वो सर्कमफ्रेंस लिखते हो तो वो कितनी होती है? 2 पाई इंटू रेडियस, और वो पहले से ही आपको दी है, तो आर आपकी क्या बन जाएगी? रेडियस. कोई डाउट? ये कब आया? n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो कैसा बन जाएगा ये? एक सर्कल. तो फील्ड कितनी होती है वो मैंने अभी अभी निकाली. कितनी बोलो? म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अब मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूं, पाई बाय एन इंटू पाई बाय एन. कैसे? पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर नीचे है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा. बिल्कुल है. और साथ में क्या है आपका? साइन पाई बाय एन 10 पाई बाय एन. ठीक, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी से जो रिजल्ट आएगा वो एक सर्कल के सेंटर पे आना चाहिए, क्योंकि ये n साइडेड पॉलीगन के सेंटर पे आया. पर n को अगर हम इंफिनिटी कर दे तो एक सर्कल बन जाएगा. तो अगर मैं इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं तब जो फील्ड आएगी वो सर्कल के सेंटर पे आएगी, और वो आनी चाहिए म्यू नॉट आई बाय 2r. वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना? चलो, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब ये मेडिकल वालों को नहीं आएगा, तो कितना हो गया बोलो? म्यू नॉट आई बाय 2r साइन पाई बाय एन अपॉन पाई बाय एन, एक पाई बाय एन इसके साथ ले गए, 10 पाई बाय एन अपॉन पाई बाय एन, एक पाई बाय एन इसके साथ. अब इंजीनियरिंग वालों को पता होगा अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू भी 1 आएगी. सो 1 इंटू 1 1. सो दिस फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 2r. वही आई थी मेरे सर्कल के सेंटर पे, बोयड-सैवर्ट्स लॉ से. पर ये देखो कितने बेहतरीन तरीके से वो निकाला गया.
ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, एन साइडेड पॉलीगन के सेंटर पे फील्ड बताओ। अगर टोटल लेंथ एल है, वो एल दी हुई थी उसने, 2 पाई आर नहीं दी थी, और 2 पाई आर मैंने क्यों ली, ताकि आपको ये सर्कल समझ में आ जाए। आया समझ? अब एल देगा तो क्या है इसमें, एल से एन साइडेड बनी है तो एल बाय एन हो जाएगी साइड। ठीक है, एंगल अभी भी कितना होगा, 2 पाई बाय एन, तो ये थीटा 1 अभी भी पाई बाय एन, थीटा 2 अभी भी पाई बाय एन, बस ये एल बाय एन हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ठीक है, अब सारी फील्ड को इंटू एन क्यू किया मैंने, मतलब एक की फील्ड निकाल के मैंने इंटू एन क्यू किया, वो समझ में आ गया? ठीक है, कोई समस्या? चलो आज यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा लेंदी हो गया। तो कल परसों ऑफ है आपका, आराम से ए बैच का पेपर है तो आराम से पढ़ो। ठीक है, मंडे से वापस रिज्यूम करेंगे बर्ट सेवर्ट्स लॉ की कुछ और एप्लीकेशन, और मंडे को करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां तक मुझे लगता है मजा आना चाहिए, और मंडे को बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके, थोड़ी थियरी फिर ढेर सारे क्वेश्चन, थोड़ी थियरी फिर ढेर सारे क्वेश्चंस, पर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि बर्ट सेवर्ट्स कैसे लगाया, डीएल क्रॉस आर कैसे किया, फील्ड की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो उसको तुरंत क्लियर करो, नहीं तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर अच्छे से समझो, बाकी मंडे को करते हैं। ठीक है।